Today I am going to teach about percutaneous transhepatic cholangiography. Percutaneous transhepatic cholangiography is actually a radiographic procedure. है ना? We can say it is Yes. not only radiographic procedure, but it is also a special radiographic procedure like other procedure as you had already studied. इस जांच में भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और इस जांच से भी हम लोग गॉल ब्लैडर को और बिलरी सिस्टम को देखेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में ये जाना था और ये समझा था कि गॉल ब्लैडर को अगर विजुअलाइज करना है या बिलरी सिस्टम को विजुअलाइज करना है तो देयर इज ओनली वन मेथड, है ना, दैट इज स्पेशल प्रोसीजर। और स्पेशल प्रोसीजर के बगैर हम लोग बिलरी सिस्टम और गॉल ब्लैडर को नहीं। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, पहले बोलना चाहिए था ना। तो आप लोग जो है परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी के बारे में मैंने बताया है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गॉल ब्लैडर और बिलरी डिक्ट को देख सकते हैं। लेकिन स्पेशल प्रोसीजर में आपने कुछ और जांच के बारे में पढ़ा है जो कि वो भी स्पेशल प्रोसीजर है, लेकिन उसमें गॉल ब्लैडर और बिलरी सिस्टम को देखा जा सकता है। लेकिन वो जो टेस्ट है उसमें सहायता करता है हमारा फिजियोलॉजी, बॉडी का फंक्शन हमारा काम करता है। वहां पर क्या काम करता है? बॉडी का फंक्शन। बॉडी का फंक्शन वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला चीज देखिए कैसे होता है कि जब कोई बंदा को आप टेलीपैक टैबलेट खिलाते हैं, है ना, तो वो टैबलेट क्या है? आयोडीनेटेड आयोनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। वो जब जाएगा तो फिजियोलॉजी काम करेगा, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वो हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन से वो पोर्टल वेन तक जाएगा। पोर्टल वेन से जाएगा और पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी तक भी आएगा और वो लीवर तक जो है कॉन्ट्रास्ट एजेंट को पहुंचा देगा। और जब कॉन्ट्रास्ट एजेंट को लीवर तक पहुंचाएगा तो वहां उसका ब्रेक डाउन होगा, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा वहां पे, और इस तरह जो नए बाइल होंगे उसके साथ कॉन्ट्रास्ट एजेंट मिल करके आता है और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये गॉल ब्लैडर है और ये बिलरी सिस्टम है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने नट सेल पे बताया, थोड़ा सा रिकैप दिया। दूसरे साइड एक टेक्निक है जो कि और इमीडिएट है। खाइएगा टैबलेट, पेशेंट को खिलाइएगा तो वो फिर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन होने में तो देर लगता है ना। और एक ऐसा बंदा हो जिसका फिजियोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि कौन सी फिजियोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रही है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एब्जॉर्प्शन पुअर जा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप दवा खिलाइएगा फिर भी विजुअलाइज नहीं हो सकता, आप इमेज को नहीं देख सकते हैं, इस सेंस में नहीं देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर को नहीं देख सकते। तो उसके लिए दूसरी एक टेक्निक को बनाया गया जिसको हम लोग इंट्रावेनस टेक्निक कहते हैं। इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी, यानी कि वेन में डाल दिया जाता है। क्या चीज में डाला जाता है भाई? तो वेन में डाला जाता है। वेन में जब डाला जाता है तो सर्कुलेशन में आ गया, सर्कुलेशन से वो लीवर तक गया। लेकिन यहां पे भी फिजियोलॉजी है, ध्यान रहे, यहां पे भी फिजियोलॉजी है। यहां पे क्या चीज की फिजियोलॉजी है? तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, हमारा ब्लड घूम रहा, और ब्लड की फिजियोलॉजी जिस दिन हैम्पर की, जिस दिन रुकी तो हम भी रुक जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो ये फिजियोलॉजी तो बाय डिफॉल्ट चलेगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन मूव करेगा। लेकिन कुछ लोगों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी हो सकता है। अगर उसका लीवर का फंक्शन सही से नहीं काम कर रहा है, उसको लीवर सिरोसिस हो या उसको कोई लीवर डिजीज हो, है ना, जिसके कारण या तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या सर्कुलेशन में देने से भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक तीसरी टेक्निक बनाई गई बिलरी सिस्टम को देखने के लिए, जिसको हम लोग परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी टेक्निक के नाम से जानते हैं।
और ये जो टेक्निक है इसको हम लोग पीटीसी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, क्या है यस सर। पीटीसी? is a radiographic imaging technique in which percutaneous injection of radio opaque contrast medium is directly injected into the bile duct to visualize the abnormality in the biliary system. पीटीसी एक रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिसमें किसी सर्कुलेशन का सहारा नहीं लिया जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फिजियोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम डेस्टिनेशन तक कॉन्ट्रास्ट एजेंट को डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। और वो पहुंचाएंगे कैसे? तो चमड़े के ऊपर से परक्यूटेनियस यानी कि चमड़े के ऊपर से ट्रांसहेपेटिक लीवर को भेदते हुए, ठीक है ना, ट्रांसहेपेटिक लीवर तक जाएंगे और वहां पे रेडियो ओपेक के जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करना है। कहां? बाइल डक्ट में। और जब हम बाइल डक्ट में इसको इंजेक्ट करेंगे तो विजुअलाइज कर लेंगे, वो सारी एबनॉर्मेलिटी मेरे को दिखाई देने लगेगी। एबनॉर्मेलिटी किस ढंग की? तो गॉल ब्लैडर में क्या प्रॉब्लम है भाई, उसके वेसल में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं। इस काम को करने के लिए जिस तरह के निडल की आवश्यकता होती है वो बहुत ही थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। इसका दो फायदा है। पहला फायदा यह कि जब प्रिक करेंगे तो ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, इंटरनल लीकेज नहीं होगा, हेमेटोमा नहीं बनेगा और पेनफुल भी कम होगा। तो एक थिन निडल को चमड़े के ऊपर से पंक्चर किया जाता है, लीवर तक पहुंचाया जाता है और फिर बाइल डक्ट तक डाला जाता है। ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं हम लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और इस काम को करने के लिए एक टीम होनी चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए सर्जन होने चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट होने चाहिए, एनेस्थीसिया का डॉक्टर होना चाहिए और हेल्थ केयर की भी टीम होनी चाहिए। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है ना की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि यह इन्वेसिव प्रोसीजर तो है और थोड़ा बहुत पेनफुल भी होता है। ठीक है? यस सर। तो मैं इसको जरा सा समझा देता हूं, जरा सा स्क्रीन को मैं शेयर करता हूं। ठीक है, मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया, आप लोग लाइन पे बने रहे। ठीक है, लाइव क्लास में होता है कि लगता है कि सब चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए। यह बड़ा कर दिया और मैं एक पेज खोलता हूँ। ठीक है, यस सर। ये जो टेस्ट है इसको शॉर्ट में हम लोग पीटीसी कहेंगे। ठीक है, ये टेस्ट प्रैक्टिकल है और इस टेस्ट को आप कंप्लीट टीम के साथ देख सकते हैं, जिसमें सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया के डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम होगा और ऑब्वियसली आप भी रहेंगे, एक रेडियोग्राफर भी रहेंगे और आपका काम क्या होगा? रेडियोग्राफी को करना। ठीक है, तो जब पेशेंट को हम लेटा देते हैं टेबल टॉप पे, तो जब पेशेंट लेट जाएगा टेबल टॉप पे, तो मान लेते हैं कि ये टेबल है और इस टेबल पे आपके पेशेंट लेटेंगे। ठीक है, मैं पेशेंट को लेटाऊंगा तो मैं क्या करता हूं कि पेशेंट के लिए दूसरा कलर ले लेता हूं कि हौच पौच नहीं हो, लाल कलर से पेशेंट को बना दिया। ठीक है, ये पेशेंट लेटा हुआ है इस पे, और ये जो पेशेंट है इसका लीवर यहां पे है। ठीक है, मेरा जो टारगेट है क्या, अगर ये राइट साइड है, दिस वन इज राइट साइड, अब हमको इसको राइट साइड ही मानना है, ये राइट साइड है क्योंकि इस साइड लीवर है। एक स्क्रीन होती है, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होगा और उस स्क्रीन को हम लोग फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन कहते हैं। तो यह स्क्रीन
जो प्रोसीजर को करेंगे, कंप्लीट टीम तो रहेगी, जो प्रोसीजर को करेंगे उनको देखने के लिए ये स्क्रीन में एक इमेज आती रहती है, यानी कि इतना दूर का इमेज जो है एक रेडियोग्राफी की इमेज यहाँ पे बनता है। और इस रेडियोग्राफी की इमेज में आप ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, आप सारे स्पाइन को देखेंगे, डॉर्सल स्पाइन आपको यहाँ पे नजर आएगा, इस तरह का इमेज आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको लिवर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे लिवर नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको बिलियरी डक्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, जो सर्जन होते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इनफ as they know that as they know about the surface anatomy, वो surface anatomy का उनको ज्ञान होता है और उनका जो है बेसिक आइडिया होता है, और उस आइडिया के बेसिस पे वो क्या करते थे, वो क्या टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल दे जस्ट इंटर ए निडल, एक निडल को इसमें पंक्चर करेंगे, और पंक्चर करने पर एक अटेम्प्ट पे गारंटी नहीं है कि काम हो जाए, सेवरल अटेम्प्ट। तो जब इसमें निडल पंक्चर किया जाता था तो बाइल डक्ट में अगर ये भेदा गया, लीवर को क्रॉस करता हुआ ये जाएगा, और ये जब निडल इसके अंदर इंसर्ट होगा तो अगर डक्ट में गया तो ये विजुअलाइज हो जाएंगे या बाइल बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो था ये उस वक्त किया जाता था जब यूएसजी का इजाद नहीं हुआ था, अल्ट्रासोनोग्राफी का इजाद नहीं हुआ था, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि अगर हमको निडल को पंक्चर करना हो और तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड अगर करते हैं तो वो इजी हो जाएगा, एक बार में पंक्चर हो सकता है। लेकिन ये चीज नहीं हो सकती थी, पहले ये काम नहीं किया जा सकता था। एक एक्सपर्ट हैंड मल्टीपल टाइम पंक्चर करते थे, एक बार पंक्चर किया नहीं सही साइट पर गया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, लेकिन वो लोग कोशिश करते थे एक अटेम्प्ट में ही करेक्ट जगह पे पंक्चर को कर दे, ठीक है। लेकिन आपने जो ये पढ़ा है, चाहे आप ओरल कोलेंजियोग्राफी पढ़ा हो या आपने इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी पढ़ा, ये सारी चीज में आपने एक चीज लास्ट में पढ़ा कि ये सारी चीज रिप्लेस हो चुकी है अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। तो जो आदमी का लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस और जॉन्डिस और सच टाइप ऑफ डिजीज इन विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू द पेशेंट, इन सच कंडीशन उसको क्या किया जाएगा कि वहां पर जो है निडल को जो है पंक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंट्रावेनसली दे देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं, वेन के अंदर दे देते हैं, तो क्या होगा उसमें, उसके लीवर में जाएगा, और लीवर में क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा, उसके लीवर में प्रॉब्लम होगा, और उसका साइड इफेक्ट होगा जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट का साइड इफेक्ट होगा। तो यहां से जब निडल को पंक्चर किया जाता है तो ये डॉक्टर के इतने एक्सपर्ट होते थे कि वो डायरेक्ट पंक्चर करते थे और सीधे बिलरी सिस्टम में ही डायरेक्ट पंक्चर करते थे। और जब पंक्चर करते थे तो आप देख लीजिए क्या सीनरी रहती होगी। ये मान लेते हैं कि दिस वन इज द लीवर, अगर मानते हैं कि ये लीवर है, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग बिलरी सिस्टम को देखते हैं, कलर चेंज कर देता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों आपका डक्ट्स हो गया, ठीक है, और ये डक्ट्स ऐसा आया, ऐसा आया, और ये आकर के यहाँ सिस्टिक डक्ट में खुला, और भाई अपना आके फिर ड्यूडेनम में स्पिंटर ऑफ ओडी होगा और यहाँ आके खुलेगा, और यहाँ पे आपको सिस्टिक डक्ट है, एंड दिस वन इज द गॉल ब्लैडर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। अब देखिए यहाँ पर सीन क्या है, ये तो माइक्रो में पढ़ रहे थे, अब मैक्रो में देखिए यही निडल जो है पंक्चर होता है लीवर के अंदर,
और ये पंचर होते हुए यहां तक पहुंचता है। लेकिन अगर यहां तक नहीं पहुंचा तो मल्टीपल टाइम प्रिक करना पड़ सकता है। उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है? मल्टीपल टाइम प्रिक करना पड़ता है। तो इसी चीज को मैं बता रहा था, ठीक है। अच्छा, सर। हाँ, और कुछ सवाल? नो सर, समझ रहे हैं सर। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ओके। यस सर। कौन कौन जहाँ पार्टिसिप प्रॉब्लम है वहाँ पूछ लेंगे सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक सर भी आए थे। अब आते हैं आगे, है ना। तो हम इस शेयर को स्टॉप कर देता हूं, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर बोर्ड पे आया जाएगा। अब यहां पे बता रहा है कि इतनी टीम के साथ ये काम को किया जाता है और तब ये पॉसिबल होता है। और जाहिर है जब डाई चला जाएगा, जब कॉन्ट्रास्ट एजेंट जाएगा, तो एक रेडियोग्राफर अपना सिंपली इमेज लेंगे, एंट्रोपोस्टेरियर में ले लें, ठीक है ना। किस रीजन का लेंगे? तो अपर एब्डोमेन का, यहां पर का ले लेंगे, ठीक है। तो कैसेट रखने के बाद लीवर से नीचे तक का ले लेंगे, तो उसमें पूरा बिलरी सिस्टम और गॉल ब्लैडर आएगा। इंडिकेशन बताता है कि क्यों ये जांच क्यों करना चाहिए। तो उस कंडीशन में करना चाहिए जब बिलरी सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। बिलरी सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है आप अच्छे से जानते हैं, आपने खुद शेयर किया था अभी कुछ दिन पहले कि स्लज एंड माइक्रो कैलकुली। तो वो जो माइक्रो कैलकुली यस होगी, सर। छोटी छोटी कर्ण होती है ना, वो यस सर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से क्या होती है कि गॉल ब्लैडर जब सिकुड़ता है तो बाइल के यस साथ सर। छोटे छोटे कर्ण, कोई थोड़ा बड़ा कर्ण आकर के कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकता है, कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो कॉमन यस बाइल सर। डक्ट को जब वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो उस कंडीशन यस में सर। ये जांच को किया जाता है, ठीक है, शॉर्टकट में किया जाता है, ठीक है। दूसरा यस सर। कि गॉल ब्लैडर में अगर कोई ऐसा मास हो जाए तो उसको भी विजुअलाइज किया जा सकता है। गॉल ब्लैडर में मास हो गया तो आप तो जानते हैं कि पॉलिप होता है, चूंकि आपको अल्ट्रासाउंड भी बताया आप लोगों को थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यस आप सर। जानते हैं कि यस गॉल सर। ब्लैडर में कितने तरह के मासेस हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकते हैं। और एक होता है अननोन कॉज यस ऑफ सर। जॉन्डिस, अननोन कॉज जिसका हम लोग को कारण अभी तक नहीं पता चला। पेशेंट को जॉन्डिस हो गया लेकिन उसका कारण पता नहीं चला। तो उस कंडीशन में देखिए, कारण नहीं पता चलने का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक है ईआरसीपी स्टडी बिकम फेल्ड और फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। दो कारण हो सकता है ना। इंडोस्कोपी का जो प्रोसीजर होता है जिसको हम ईआरसीपी लोग, सर, इंडोस्कोपी, रेट्रोग्रेड कोलोनोग्राफी, पेंटोग्राफी। हाँ, इंडोस्कोपिक सर ईआरसीपी फुल फॉर्म इंडोस्कोपी, रेट्रोग्रेड कोलिनोग्राफी, टेक्टोग्राफी। कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी क्या बोलेंगे, कोलेंजियो यस पैंक्रियाटोग्राफी। सर। तो इंडोस्कोप, पेंक्रियाटोग्राफी। ये चूंकि ये हाईली एडवांस टेक्निक है, और ये हाईली एडवांस टेक्निक अगर यस फेल कर सर। जाती है, चूंकि ये भी इन्वेसिव है, इसके अंदर जो है कैमरा लगा होता है और इसको लगा करके फिर ये देखा जाता है, इंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। लेकिन ये तकनीक जब फेल कर जाएगी, ठीक है ना, रेट्रोग्रेड नीचे से ऊपर को डालने का, ठीक है, तो या इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं यस हो, सर। तो उस कंडीशन में भी इस जांच को करना प्रिफर किया जाता है। ईआरसीपी पॉसिबल नहीं हो पाती उस कंडीशन में जब एबनॉर्मिलिटी हो भोजन के नली की। आप जान रहे हैं कि ईआरसीपी करने के लिए मुंह से ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्यूब को डालना पड़ेगा जिसमें कैमरा लगा रहता है, ठीक है। तो अगर ओसोफेगस की एबनॉर्मिलिटी है यस सर। या स्मॉल इंटेस्टाइन की एबनॉर्मिलिटी है, अल्सरेशन का प्रॉब्लम है, या बहुत ट्यूमर का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें ईआरसीपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मोटा मोटी कि उसको नहीं किया जा सकता है, तो उस वो भी एक ऐसा कारण है, वो भी एक ऐसा कारण बनता है जिसमें
ये जांच की जाती है ईआरसीपी के बदले, उसके बदले ये अल्टरनेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या आती है? हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन। कोई व्यक्ति अगर आयोडीन से ज्यादा सेंसिटिव होता है, अगर कोई व्यक्ति आयोडीन से ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको सेवरल टाइप ऑफ एलर्जीज होगी। कई प्रकार की ऐसी एलर्जी हो सकती है ना। कब होगी? जब उसके ब्लड में डाल दीजिएगा, ब्लड में डालिएगा तो उसको टैकीकार्डिया हो सकता है, उसके बॉडी में रैशेस हो सकते हैं, और जो आदमी ज्यादा सेंसिटिव है वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसका हार्ट रेट इतना तेज हो जाएगा, उसको पसीना आने लगेगा। तो हाइपर सेंसिटिव कोई आयोडीन से होता है, तो अगर कॉन्ट्रास्ट एजेंट को उसको खिलाइएगा तब भी ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, और ब्लड सर्कुलेशन में जितना देर रहेगा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या इंट्रावेनस भी देंगे तब भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन उसी कॉन्ट्रास्ट एजेंट को दे रहे हैं डायरेक्ट उस साइट पर पहुंचा दे रहे हैं जहां पर उसकी सेंसिटिविटी बहुत लीस्ट होगी। हम इतना ही एमएल चढ़ाएंगे जितना हमको ट्यूब को देखना है, और जब उसका इस्तेमाल हो जाएगा तो उसका कोई एब्जॉर्प्शन अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है। इमेज लेने के बाद फिर वो या तो नीचे आ सकता है तो ठीक है, लेकिन उसको सिरिंज से वापस खींच लिया जाता है, सिरिंज से वापस खींच लिया जाता है और उसको फिर फेंक दिया जाता है। हम विजुअलाइज किया, जैसे कि मैं अभी देखिए फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, देखिएगा कि देखिए यहां से निडल को पंक्चर किया गया ना, इसमें डाल दिया गया कॉन्ट्रास्ट एजेंट, है ना। यस सर। हाँ, मैं डाल देता हूं कॉन्ट्रास्ट एजेंट थोड़ा देर के लिए। मान लीजिए इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट भरने लगा, ठीक है, तो ये जब इस इधर भरेगा तो इसको भी भर देगा और फिर इसको भी भरेगा। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि इस स्थान पे स्टोन हो, है ना, तो यहां पर अगर स्टोन हो या मास हो, यस सर, या मास हो, तो क्या होगा कि क्या ये जो डाला हुआ कॉन्ट्रास्ट एजेंट है ये बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए कि बाहर आने के लिए सीबीडी से बाहर निकल के ड्यूडेनम तक पहुंचना पड़ेगा, और ड्यूडेनम में अगर ये आ जाता है तो ये एक्सक्रीशन के साथ बाहर निकल जाएगा, और इतना कम मात्रा में होगा कि अगर इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है तो आदमी टॉलरेट कर लेगा, ठीक है ना। कि अगर हम मान लीजिए 2 ml 3 ml अगर डाल रहे हैं तो उससे कोई खास फर्क हमको नहीं पड़ता है, लेकिन हम तो पूरा देख ले लिया। अगर देखने के बाद ये इसको क्रॉस नहीं करता क्योंकि यहां पे स्टोन है, वापस ये लीवर को जा नहीं सकता, ठीक है, ये एक रह करके दिक्कत ही पैदा करेगा। तो जिस सिरिंज से डाला गया, जिस सिरिंज को अटैच करके निडल से डाला गया है, इससे वापस इसको खींच लिया जाएगा। इमेज देख लिया, उसके बाद इसको खींच लिया, और खींचने के बाद फिर इमेज इसकी नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई? तो हमने इसको डाला क्यों है? सिर्फ इमेज लाने के लिए ना, डेंसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक। सर अब बता रहा है कि किसी को अगर एसाइटिक डिजीज हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन में एसाइटिस हो, यानी कि एसाइटिस में क्या होता है कि पेट के में पानी जमना, जो पेरिटोनियम है उसके पास, या आपको मॉरिसन पॉच के पास, या लीवर के सराउंडिंग में बहुत सारा फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाना, तो वो फ्लूइड को हम लोग एसाइटिस कहते हैं। और उस कंडीशन में मना किया जाता है कि भाई वहां पर एब्नॉर्मल अगर अकुमुलेशन फ्लूइड का है एब्डोमिनल रीजन में, तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पीटीसी नहीं करना है, ठीक है। किसी आदमी को ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर हो, ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को क्लॉट करने का, या कोई, अच्छा ये जांच में एक दवा को रुकवा दी जाती है, ठीक है, ये शायद आगे बताया जाए, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि इसमें
एक दवा को रुकाया जाता है जो कार्डियक पेशेंट है अक्सर, या जिनका जिनका ब्लड काफी थिक है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर एक दवा लिखता है और उस दवा को हम लोग एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। तो एस्प्रिन एक्चुअली में करता क्या है पता है? हाँ, एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन क्या करता है? रक्त को पतला करता है, ब्लड थिनर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि वो ब्लड जो हम पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, क्या नहीं? रुक जाइए। यस सर। इसलिए कि अभी फिर हम लोग जुटेंगे अगर कटेंगे तो। ठीक है, फाइल सेव एज, सेव हो गया, ठीक है, हो गया। चलिए अब रिलैक्स हैं हम। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? मैं भूल गया क्या बता रहा था, याद दिलाइए। बता रहे थे कि एस्प्रिन जो है तो हाँ, एस्प्रिन जो है हाँ याद आ गया। ठीक ठीक ठीक, कार्डियोवैस्कुलर। हाँ ठीक है। एस्प्रिन जो है ना ब्लड थिनर होता है, वो ब्लड को इतना ज्यादा थिन कर देता है ना, इतना पतला कर देता है कि उस कंडीशन में ब्लीडिंग, अगर पंक्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी तो होती चली जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि पेशेंट को पहले ही से ऐसी कुछ डिजीज से पीड़ित रहते हैं जिसमें उनका ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर नहीं सही रहता, तो उस कंडीशन में ब्लड क्लॉट करने का प्रॉब्लम, तो अगर प्रिक करते हैं तो खून बहुत ज़्यादा निकलेगा और अंदर में ब्लड आकर के अक्यूमुलेट करेगा, बाद में हेमेटोमा में कन्वर्ट करेगा और एक इन्फेक्शन का कारण बन जाएगा। इसलिए वहां पर यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। और एक महिला जो प्रेग्नेंट हो उसका भी यह जांच बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। किसी का लीवर है ना, लार्ज लीवर ट्यूमर हो, लीवर में जो ट्यूमर है उसकी साइज थोड़ी बड़ी है, बड़ा साइज का अगर ट्यूमर बन जाता है, उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है, इसलिए कि बड़ा ट्यूमर में सीधे दिमाग जाता है कैंसर। क्या चीज को? कैंसर। लेकिन यहां पर बड़ा ट्यूमर का मतलब है कि चाहे वो कैंसरस हो या नहीं हो, मैंने बोला दिमाग जाता है उधर, गारंटी नहीं है, ऐसे कि आप तय नहीं कर सकते इमेज से कि वो उसका नेचर कैंसरस है कि नहीं। लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो बहुत रैपिड ग्रोथ करने वाला होता है। तो यहाँ पर लार्ज ही ट्यूमर नहीं, मल्टीपल ट्यूमर भी होता है, तो हम लोग मेटास्टेसिस समझते हैं। लार्ज ट्यूमर में भी हम लोग एक डायलेमा में रहते हैं कि कहीं कैंसरस ट्यूमर है कि नहीं है। और तीसरी चीज हटाइए, कैंसरस हो या ना हो, ट्यूमर है, वहां पर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। या पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर लीवर मेटास्टेसिस में भी तो पीटीसी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं, यस सर, रुक जाइए। इसके बाद सीवियर इन्फेक्शन एट द पंक्चर साइट। जो पंक्चर साइट है वहां पर अगर किसी तरह का सीवियर इन्फेक्शन लगा हुआ है तो आप पंक्चर कैसे कीजिएगा? साइट के पास अगर इन्फेक्शन लगा हुआ है तो वहां पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा रोग है जिसमें बहुत इन्फेक्शन, तो वहां पर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इक्विपमेंट में क्या चाहिए बताइए? फ्लोरोस्कोपिक यूनिट चाहिए, है ना, और आपको एक्सरे मशीन चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन चाहिए। हाँ, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन बदमाशी में डाल दिया है ना। मशीन भी चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं तो ये बताते कि पीटीसी करना है तो हम अल्ट्रासाउंड से तो सारा चीज देख लेंगे ना। बात समझ में आ रही है? आप जिस काम के लिए पीटीसी चाहिए, ग्लोव्स चाहिए, हाँ, आप जिस काम के लिए पीटीसी करना चाहते हैं चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया। हाँ, आप जिस काम के लिए पीटीसी करेंगे अल्ट्रासाउंड वो अकेले कर सकता है। हमको अगर बताना होता तो बहुत बिगिनिंग में मैं हल्का आइडिया दिया था, मैंने क्लू दिया था
कि अल्ट्रासाउंड से अगर हमको निडल को पंक्चर करना हो तो एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, मल्टीपल प्रिक नहीं होगी। अल्ट्रासाउंड आने के बाद तो ये सिस्टम ही खत्म आ गया, ठीक है, लेकिन इसने लिखा है अपना अल्ट्रासाउंड मशीन तो लिख दिया, हम इसको थोड़ी मानेंगे। इसमें शीबा निडल का इस्तेमाल करते हैं जो कि 22 गेज का होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट मीडियम में वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडियम इस्तेमाल करते हैं। सर जी क्या होता है सर? 22 जी क्या होता है सर? जी गेज होता है, उसका थिकनेस ऑफ द निडल होता है। निडल की जो थिकनेस होती है ना वो गेज में काउंट की जाती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की जरूरत होगी, जो उसका जो एब्डोमिनल रीजन है राइट साइड का, जहां से निडल का साइट बनाता है सरफेस एनाटॉमी के हिसाब से कि भाई इसके पीछे जो है डक्ट होना चाहिए, तो वहां पर उतने पूरे एरिया को अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक दी जाती है कि जब निडल पंक्चर किया जाए तो पेशेंट को तकलीफ ना हो। सिरिंज होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करते हुए स्टेराइल टॉवेल और गॉज की भी जरूरत आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, जब पेशेंट आएगा, ठीक है, अभी मैं बड़ा हो जाता हूं, अभी छोटा हूं, जाइए। प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एग्जामिनेशन कर लें। क्या क्या चीज का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा पीटीसी के जांच करने के पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट लिखा जाता है, ठीक है। जांच होने के पहले डॉक्टर के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन लिखा जाता है। और लाइट कट गई, फिर आ गई। और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर के द्वारा जब लिख दिया जाता है, डॉक्टर ने लिख दिया भाई ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, तब आपकी जिम्मेदारी है, टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि हर जांच के पहले उस पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को क्रॉस चेक अपने स्तर से करेंगे। आपको करना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या टेस्ट होना चाहिए। एलएफटी होना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, और ब्लड रिपोर्ट, जिसमें टोटल ब्लड काउंट, ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम बहुत मायने रखता है। अगर ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम करेक्ट है तब उस आदमी का यह जांच हो सकता है, अगर करेक्ट नहीं है ना, ब्लीडिंग टाइम ये हो गया, ठीक है, अल्टर कर गया, उसको ब्लीडिंग होती चली जा रही है, रुक नहीं पा रहा है, तब हम पढ़ गया। नॉर्मल क्या है सर? ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मल रेंज भूल रहे हैं सर। यस सर, नॉर्मल रेंज क्या है ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम का? नॉर्मल रेंज ब्लीडिंग टाइम का मैं बता रहा हूं। ब्लीडिंग टाइम जो है ना 2 से 7 मिनट तक होना चाहिए। ब्लीडिंग टाइम 2 से 7 मिनट तक नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। और उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो वो एबनॉर्मल के कैटेगरी में आ जाएगी। क्लॉटिंग टाइम जो है वो 8 से 15 मिनट। सर 1 सेकेंड सर, एक बात पूछना है कि नॉर्मल रेंज इसका 2 मिनट से लेके 7 मिनट तक है। हाँ। क्या चीज का? ब्लीडिंग टाइम का। हाँ, तो 7 मिनट ब्लीडिंग टाइम। तो सर तो 7 मिनट से अगर ज्यादा हो गया तो अब तो समझेंगे कि एबनॉर्मल है। अगर 2 मिनट से कम में हो गया तब इसको एबनॉर्मल, तब भी उसको एबनॉर्मल कैसे समझेंगे सर? हाँ, तब पर एबनॉर्मल ही मानेंगे। देखिए ब्लीडिंग अगर कम हो रही है तो ब्लड ज्यादा थिक है ना, ठीक है। हाँ सर समझा? हाँ सर। तो वो फ्लो ठीक से नहीं ना हो पा रहा है। हाँ, और 7 मिनट को क्रॉस अगर कर जा रहा है यानी कि ब्लीडिंग होती जा रही है, यानी कि गड़बड़ है भाई, ठीक है ना। जब ब्लीडिंग होता रहेगा तो क्लॉट कब करेगा? बात समझ में आ गया। क्लॉटिंग टाइम बोल रहा है कि 8 से 15 मिनट के अंदर क्लॉटिंग हो जानी चाहिए। 8 से 15 मिनट के भीतर क्लॉटिंग हो जानी चाहिए। क्लॉटिंग, ठीक है। सर। अगर 15 मिनट के बाद की क्लॉटिंग होती है, 15 मिनट के बाद क्लॉटिंग होती है, 20 मिनट पे होती है, तो 5 मिनट में ज्यादा रक्त
लिख कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो ब्लीडिंग टाइम और Yes. क्लॉटिंग टाइम भी चेक कर लेना होता है, ठीक है। चूंकि ये पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन था तो मेरे माइंड से भी निकला हुआ था, मैंने खुद चेक करके इसको बताया है, ठीक है। चलिए, ठीक है सर। तो लीवर फंक्शन टाइम, ब्लीडिंग, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड यूरिया चेक किया जाता है, और सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है, शामिल होता है, ठीक है ना। तो इसको भी एक सेकंड, एक बात जो कुछ जानना है हाँ कि क्लोटिंग टाइम अगर एबनॉर्मल है, यानी कि 8 से 15 मिनट के बीच में क्लोट नहीं हो रहा है, तो हाँ उसके लिए कौन सा दवा देना होता है क्लोट करने के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए? वो तो फिर आपको डॉक्टर साहब ना बताएंगे, ठीक है ना। ये दिस इज नॉट आर ड्यूटी। आप अगर ईएनटी के पास चले जाइएगा, आप बोलिएगा कि डॉक्टर साहब मेरे ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ी बताएंगे, ठीक है ना। नहीं, तो वो समझ रहे हैं, सर। समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। पहला चीज कि यस सर, समझ रहे हैं। इसका मेरे को नॉलेज होता तब भी हम स्ट्रिक्टली नहीं बताते, और यूजलेस होता, और मेरे को इसका नॉलेज भी नहीं है। इसके जो ड्रग्स जो दी जाती है कि वो जो है डॉक्टर तय करेगा, इसका तो मेरे को नॉलेज नहीं है, और हमको नॉलेज नहीं है तो मेरे लिए खुशी की बात है। इसका नॉलेज रख के हम क्या करें, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिजिशियन की है, हर की अपनी जिम्मेदारी, और उसकी जिम्मेदारी उस तक ही सीमित रहेगी, ठीक है। वो अगर ड्रग दे देता है तो वो एक्सरे थोड़ी कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा। तो हर की अपनी अपनी जिम्मेदारी, इसका मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं। सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया का भी टेस्ट होना, हाँ, जो कि आपका जो कॉन्ट्रास्ट जब देंगे, ठीक है ना, तो वो मैंने बताया था कि ड्यूडेनम में आ जाएगा, है ना। अगर वहां पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो मैं दिखा देता हूं, एक मिनट, स्क्रीन को मैं शेयर करता हूं और इस इमेज को मैं फिर से आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर अगर स्टोन ना होता, इस स्थान पर अगर स्टोन नहीं होता तो क्या होता, यहां पर अगर स्टोन नहीं होता, ठीक है, यहां पे स्टोन नहीं होता, तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट जितना गॉल ब्लैडर में जमा है और जितना इस डक्ट में जमा है, वो फाइनली तो ड्यूडेनम में आएगा ना, और ड्यूडेनम में आएगा तो फिर एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होगा तो ये हमारे किडनी पर भी इफेक्ट कर सकता है, हमारे किडनी पर भी इफेक्ट कर सकता है ना। तो इसलिए किडनी के फंक्शन को भी चेक कर लिया जाता है।